नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या हाल चाल है कुंदन बाबू? ठीक है सर। क्या आप बताइए। सब ठीक है। और कोई नई कहानी? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजीत जी कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। आप सुनाएं। सब बढ़िया है। ये रक्षाबंधन 30 को है 31 को है? सर दोनों हम्म, दिन। दोनों दिन है। तो अच्छा, ठीक है। दोनों दिन कैसे हो गया भाई? वो ग्रह नक्षत्रों वाला सर हिसाब किताब हो गया है। 30 को शाम शाम अच्छा में शुरू हो रहा है। और 31 में अच्छा सुबह तक है। अच्छा। चलो ठीक है। अब जरा कुंदन जी, अजीत जी, अजीत और ये सॉरी क्या नाम है, अजय और गुलशन को एक बार कर दीजिए। मैं कर देता हूँ। गुलशन तो है। गुड इवनिंग में सर। सर। आ गया मैं। गुड इवनिंग। आ गए? चलो। सौरभ और अंकित भी आ गए हैं। कितने आ गए? अच्छा, चलो स्टार्ट करें। अजय। यस। पिछला एक्सरसाइज हम लोगों का था। एक मिनट खोल लेते हैं पिछला। एक बार पिछले एक्सरसाइज पर हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ, तो पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ फायर लाइफ एंड बिल्डिंग सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ फायर, लाइफ सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन, जिसमें फायर प्रिवेंशन और फायर, आग की रोकथाम कैसे करें, उसके लिए बिल्डिंग की बनावट कैसी हो, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस टर्म में हमने बिल्डिंग को ग्रुप कोड में क्लासिफाई किया था। ABCDFGH ये कोडिंग किया था। इससे ये हमने नहीं बल्कि NBC फायर नॉर्म्स के हिसाब से कोडिंग किया हुआ है। और उसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या है, और अ, जो ग्रुप ए की बिल्डिंग है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वो क्या है, और उसमें कौन कौन से बिल्डिंग्स आते हैं। इसके अलावा हमने एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था। और एजुकेशनल बिल्डिंग किसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किसे बोलते हैं, असेंबली बिल्डिंग किसे बोलते हैं, या बिजनेस बिल्डिंग और मर्केंटाइल बिल्डिंग वगैरह, सारे बिल्डिंग्स का डिफिनेशन हमने किया था। फिर हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से फायर जोन में क्लासिफाई किया था। जिसमें फायर जोन ए में, वन में रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, ABCD फायर जोन में था, वन में था। फायर जोन टू में ई और जी बिल्डिंग्स थे, और फायर जोन थ्री में GHJ बिल्डिंग्स थे। अब भवनों को कंस्ट्रक्शन के आधार पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में हमने क्लासिफाई किया था। और टाइप 1 में किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल होगा, टाइप 2 में किस तरह का मटेरियल होगा, टाइप 3 में किस टाइप के मटेरियल से बिल्डिंग बनाया जाएगा, टाइप 4 में किस टाइप का मटेरियल होगा, इसके बारे में हमने जानकारी लिया था। और भवन निर्माण से संबंधित कुछ जो दिशा निर्देश थे, उसको हमने देखा था कि फायर जोन 1 में जो निर्माण टाइप है वो कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4। फायर जोन के हिसाब से हमने देखा था फायर जोन 2 में किस तरह के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा। और मेनली ये सब डिस्कशन हमने इसलिए किया था क्योंकि बिल्डिंग इंपॉर्टेंट चीज है, और फायर के जो चांसेस हैं वो बिल्डिंग्स में होते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोसेस हो रहा होता है, वहां पर इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, वहां पर केमिकल स्टोरेज होता है, वहां पर कंबुस्टेबल मटेरियल्स पड़े होते हैं।
तो और वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमने बिल्डिंग की बनावट कैसी हो और अग्निरोधक बिल्डिंग किस तरह मानी जाएगी, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन लिया। अब एज ए ऑडिटर या एज ए ऑडिटर अब आप बिल्डिंग के बारे में आपको जानकारी होगी कि बिल्डिंग कोडिंग क्या है, फायर जोन क्या है, और टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है, किस फायर जोन में किस तरह के बिल्डिंग बनाए जा सकते हैं, ये सब जानकारी हमने ले ली। और एज ए ऑडिटर ऑडिटी इसके अध्ययन के बाद हम उसको आकलित कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या कंप्लायंसेस हो रहे हैं, क्या नॉन कंप्लायंसेस हो रहे हैं। बेसिकली जब ऑडिटर बिल्डिंग के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसकी नजर बिल्डिंग पे ही होती है कि बिल्डिंग जो है वो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कितने एरर्स हैं, और उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो यही होता है, एनबीसी स्टैंडर्ड होता है, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर के सारे अरेंजमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला काम बिल्डिंग की बनावट को देखता है, और बिल्डिंग की बनावट में क्या क्या देखता है कि फ्लोर्स में जो ऑक्यूपेंसी लोड है, मतलब कोई पर्टिकुलर कमरा है जिसमें कैपेसिटी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 10 लोगों का है, वहां पर काम कितने लोग कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं या 15 कर रहे हैं। कैपेसिटी लोड से अधिक अगर काम कर रहे हैं तो ओवर क्राउडिंग माना जाएगा। ओवर क्राउडिंग जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा हजार्डस है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग एक मोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ओवर क्राउडिंग अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर है, सड़क पे ले लेते हैं, सड़क पे जाम की स्थिति कब बनती है? सड़क पे जाम की स्थिति ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग का दूसरा रूप है वो, अगर क्राउड ना हो तो जाम ना बने। तो जाम लगने से क्या हो जाता है, अगर एम्बुलेंस भी पीछे खड़ी है तो वो भी नहीं निकल सकता, और वो आगे नहीं जा सकती, पेशेंट उसमें मर जाएगा। पुलिस की गाड़ी है, उसको बहुत अर्जेंट आगे जाना है, वो भी नहीं जा सकता। तो ओवर क्राउडिंग से क्या हो जाता है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती है एग्जिट में, या उसके मोशन में एक दिक्कतें आ जाती है। तो सबसे पहले चीज तो ये देखना है कि वो जो बिल्डिंग है उसमें क्या है, मतलब किस तरह की बनावट है उस बिल्डिंग की। और फिर उसमें देखते हैं कि उसमें निकास के मीन्स ऑफ एग्रेस क्या 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 है। फिर हम देखते हैं कि जो फायर पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या कोई ऐसा हजार्ड जिसकी वजह से फायर बिल्डिंग में रेज हो सकता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं। जो भी फायर इक्विपमेंट है या फायर की जो फायर इक्विपमेंट, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या कोई गैस का कंजम्पशन हो रहा है फैक्ट्री में, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये सारी चीजें फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसका क्या अरेंजमेंट है, उससे बिल्डिंग में आग लगने की खतरा तो आग लगने का खतरा तो नहीं है। थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम्स हमने फायर डिटेक्शन के बिल्डिंग में लगाए हैं या नहीं लगाए, और फायर अरेंजमेंट्स है या नहीं। फायर अरेंजमेंट्स में सबसे पहले दिन हमने पढ़ा था वेट राइजर, ड्राई राइजर, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है आग बुझाने के लिए। फोर्थ ये होता है कि हम कितने कॉन्शियस हैं अपने कर्मचारी को बचाने के लिए, और मीन्स ऑफ एग्रेस को इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या सिस्टम रखा हुआ है। मतलब वहां पर येलो लाइनिंग करके हमने पैसेज में बनाया हुआ है, उसमें एरो मार्क लगाया हुआ है, दीवारों पे एरो इंडिकेट किया हुआ है कि इधर निकास है। निकास जो है सेल्फ ग्लो वाला निकास हमने लगाया हुआ है, इवैक्यूएशन प्लान हमने लगाया हुआ है, फिर असेंबली पॉइंट का हमने अपने फैक्ट्री में अरेंजमेंट किया हुआ है। तो दिस ऑल द पैरामीटर्स फॉर द फायर प्रोटेक्शन हमने किया या नहीं किया। उसके बाद पांचवी छठी चीज बनती है कि आपके कर्मचारी अग्नि सुरक्षा से अवेयर है या नहीं है। मतलब आपने व्यवस्थाएं तो सब कर रखी है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया हुआ है, आपके यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, आपके यहाँ फायर अलार्म सिस्टम भी है, और आपके यहाँ सारे अरेंजमेंट है, लेकिन उससे कर्मचारी अवेयर है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, फायर ड्रिल कराना होगा, एजुकेशन ड्रिल कराना होगा। ये सारी चीजें मतलब
फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज हम बात करेंगे लाइफ सेफ्टी किस तरह पॉसिबल है बिल्डिंग में। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस और उसको इक्विप इस तरह करना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड जो खतरा होने वाला है उसके निकास के लिए पर्याप्त साधन या भागने के लिए आवश्यक प्रबंध किया गया है या नहीं। क्यों भागने का प्रबंध करना है? क्योंकि आग की दशा में गैस, धुआं और आग खुद और कुछ चीजें घबराहट उस दौरान में किसी आपातकालीन स्थिति में घबराहट की कंडीशन बन जाती है। और घबराहट में क्या होता है? भगदड़ मचता है। भगदड़ मचने पे क्या हो जाता है कि लोग इधर उधर भागते हैं, टकरा कर गिर जाते हैं या कोई गिर गया उसके ऊपर, मतलब कुछ भी कंडीशन उस समय हो सकता है। तो ऐसा अरेंजमेंट हो कि इजीली फ्लो हो सके, इवैक्यूएशन बिल्डिंग का इजीली हो सके। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई और अलार्म बजा दिया गया तो सारे कर्मचारी उस बिल्डिंग को 2 सेकंड के अंदर उस बिल्डिंग को इवैक्यूएट करेंगे। 2.4 या 3 सेकंड्स में खाली कर देने चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए। तो उसको उसके लिए हम डील कराते हैं, मतलब बिल्डिंग का निर्माण जो है वो सुरक्षित हो। अब जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहां पर अनड्यू अनएक्सपेक्टेड जो डेंजर दिख रहे हैं उसके लिए अगर ये व्यवस्था हो सकती है कि अनाउंसमेंट किया जाए, जैसे ही अलार्म बजे अनाउंसमेंट या वॉइस गाइडेंस के माध्यम से हम दिशा निर्देश दे सकें कि भाई कर्मचारी गण ध्यान दें, आग लग गई है और बहुत संयम से बिल्डिंग को इवैक्यूएट करें। मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सिस्टम वॉइस मैसेज के थ्रू, कोई माइक लगा हुआ है, कोई इस तरह का अरेंजमेंट हो, तो ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर 500,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हो सकता है कर्मचारी अपने मशीन पर काम कर रहा हो और उसको अलार्म की आवाज सुनाई नहीं दे या किसी तरह से वो बाधित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए कि हर एक कर्मचारी को ये पता चल जाए कि कोई ना कोई आपातकालीन स्थिति है। ठीक है। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाता है सर? हेलो सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। हाँ, आवाज कम आ रही है। कम आ रही है? मैंने हाँ जी सर, अब कैसी आ रही है? अभी भी वही है। मैंने फुल कर रखा है अपना वॉल्यूम, पर बहुत कम आ रही है साउंड। तो मैं तो उतना ही बोल रहा हूँ यार जितना डेली बोलता हूँ। पता नहीं सर। नेटवर्क अब ठीक है भाई? यहाँ तो क्लियर आ रही है सर। हैं? क्लियर नहीं, क्लियर तो आ रही, पर थोड़ा कम आ रहा है साउंड, थोड़ा कम आ रहा है मेरे पास। अच्छा, तो ठीक है, मैं थोड़ा और तेज बोल देता हूँ। बड़ा अभी बड़ा था सर। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग के लिए, एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से निकलने के लिए एग्जिट का प्रॉपर अरेंजमेंट। अब एग्जिट किसे बोलेंगे? सबसे पहले चीज तो ये बाहर निकलने की प्रक्रिया। बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं, बाहर निकलने का साधन। तो अब एग्जिट के डेफिनेशन में जो चीजें आती हैं वो फायर एग्जिट डोर, इंटरनल स्टेयर्स, एक्सटर्नल स्टेयर्स, ठीक है, मतलब जो जी सीढ़ियां बनी हुई है अंदर या बाहर, जो सीढ़ियां बनी हुई है वो फायर डोर, असेंबली पॉइंट, बचाव का कोई भी स्थान, छत या इत्यादि पर जाने वाला कोई रास्ता, हॉरिजॉन्टल एग्जिट, या इस प्रकार को कोई भी मतलब निकास की व्यवस्था। ये सीढ़ियां भी निकास की व्यवस्था है, फायर डोर भी निकास की व्यवस्था है। बाहर जो सीढ़ी दी गई है, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर भी सीढ़ी लगाई जानी चाहिए, ताकि आंतरिक सीढ़ियां अगर डिस्टर्ब हो जाए और फायर फाइटर्स, फायरमैन के लिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फायरमैन के लिए स्पेशल सीढ़ियों का अरेंजमेंट बाहर से करना चाहिए।
तो ये सारी की सारी एग्जिट के डिफिनेशन में आएगा। निकास की श्रेणी में ये सारी की सारी चीजें आएंगी। अग्नि निकास द्वार के बारे में मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक डोर होता है जिसमें 4 इंच मोटा डोर लगा होता है, जिसकी क्षमता 2 घंटे आग को बर्दाश्त करने की होती है, यानी ताप को बर्दाश्त करने की होती है। रेड कलर में वो इसलिए होता है ताकि लोगों को आसानी से पता चल जाए अग्नि निकास द्वार है। बैक साउंड किसी का आ रहा है, उसको म्यूट कर लो प्लीज, बैक से कुछ आवाज आ रही है। तो निकास द्वार, अंदर की सीढ़ी, बाहर की सीढ़ी, निकास का मार्ग, पैसेजवेज, असेंबली पॉइंट, छत पर जाने का रास्ता, हॉरिजॉन्टल एग्जिट, या सेपरेशन वॉल के माध्यम से सेपरेशन वॉल के थ्रू जो भवनों को अलग किया गया और उसमें एग्जिट किए गए, ये सारे के सारे निकास के श्रेणी में आते हैं। अब सेपरेशन वॉल क्या था? सेपरेशन वॉल के बारे में बता सकते हो? सर ये वो दीवार होती है कि हॉल, जैसे बहुत बड़ा हॉल है तो उसको जो है पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो दीवार बनाई जाती है वो सेपरेशन वॉल होती है, ताकि आग की स्थिति में उस पर्टिकुलर एरिया को अगर बंद कर दिया जाए तो आग को फैलने से बचाया जा सके, रोका जा सके। सेपरेशन वॉल का मतलब ये हुआ कि फायर से सेपरेशन, फायर से अलग करना। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर फायर हो गया तो वो दूसरे एरिया में ना एक्सपेंड करे, इसके लिए फायर सेपरेशन वॉल लगाया जाता है, जो अग्निरोधी मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है। लिफ्ट, एस्केलेटर, घूमने वाले रास्ते और घूमने वाले दरवाजे निकास के रूप में नहीं माने जाएंगे। ठीक है। सर एक चीज, एक क्वेश्चन है। जैसे हमारी फैक्ट्री है और मैक्सिमम जो फैक्ट्री एरिया होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए। तो उस कंडीशन में हम लोग सेपरेशन वॉल को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? क्या ये मतलब मूवेबल या उसको ऐसा बनाया जा सकता है कि जब जरूरत हो तो उसको अरेंज किया जा सके? ऐसा होता किया जा सकता है उसको? बिल्कुल, और ये करना चाहिए। अगर लंबा हॉल है ना तो एक बार अगर फायर हो गया तो पूरे हॉल में फैल जाएगा, लेकिन उसको सेपरेशन कर देने में, सेपरेशन वॉल अगर कर दिया गया तो वो कभी भी फैलेगा नहीं। मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में फायर होगा उसी में कन्फाइंड होकर रह जाएगा, उसी में आग लगेगी। और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो दूसरी जगह फैलना शुरू होगी, क्योंकि सेपरेशन वॉल या फायर डोर के सहने की एक क्षमता होगी ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेशन वॉल एक ऐसे मटेरियल से बनाओ जिसमें 2 घंटे ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में 2 घंटे में आप अरेंजमेंट कर लेंगे। फायर की गाड़ियां जो है वो तुरंत जैसे ही आप फोन करते हैं इमीडिएट बेसिस पे इमरजेंसी में वो आ जाती है। फिर आप भी कुछ ना कुछ फर्स्ट एड करेंगे, तो 2 घंटे का समय बहुत होता है। तो 2 घंटे के समय में ऐसे कन्फाइंड स्पेस को जो सेपरेटेड है और एक पर्टिकुलर एरिया में आग लगा तो आप इजीली उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया, एक्चुअल में आग की थ्योरी उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आग 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन। यहाँ पर फ्यूल का मतलब कागज, पेपर, केमिकल, कपड़ा, लकड़ी, मेटल, ये सारे के सारे फ्यूल्स हैं। गैस, ये सारे फ्यूल हैं। तापमान आग को चाहिए और उसके बाद जब आग लग जाती है तो तापमान का एक्सपेंशन करती है। थर्ड चीज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% हमारे वातावरण में है और हमको 14 से 16% ऑक्सीजन चाहिए आग जलाने के लिए। तो 2 चीजें तो ऑलरेडी मौजूद है, ऑक्सीजन और फ्यूल मौजूद है। फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री हो, उसमें ऑक्सीजन और फ्यूल हमेशा मौजूद है। थर्ड चीज चाहिए होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं कि अगर केमिकल स्टोरेज है उसको सूरज की रोशनी से बचा कर रखते हैं। केमिकल्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम प्रॉपर वे में उसके एमएसडीएस के हिसाब से मेंटेन रखते हैं, उतने टेम्परेचर पे रखते हैं। अगर मैकेनिकल डिसऑर्डर की वजह से हीटिंग बढ़ रही है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं।
अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो तीनों चीजों का रिएक्शन होगा और इमीडिएट बेसिस पे फायर हो जाएगी। फायर की ये थ्योरी है कि फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिला और आग लग जाती है। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, टेम्परेचर जनरेशन होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर जनरेशन हो गया, थर्ड एलिमेंट उसको मिल गया और आग लग गई, उसने डिस्ट्रक्टिव मतलब एक्टिविटी कर ली, बिल्डिंग और प्रॉपर्टी जला दी, ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फायर डोर्स या सेपरेशन वॉल आग को रोक नहीं सकता, आग लगने को वो भी नहीं रोक सकता, लेकिन आग से होने वाली क्षति को वो रोक सकता है। उसमें वो नहीं, मेरे एक्सटेंशन। मेरा क्वेश्चन ये था ना सर कि जैसे एक तो होता है कि परमानेंट वॉल, जो कि हम एरिया को सेपरेट करते हैं कि हमें इस एरिया में पर्टिकुलर ये काम करना है, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें एक बड़ा एरिया चाहिए होता है काम करने के लिए। तो क्या टेम्परेरी बेसिस पे हम लोग सेपरेशन वॉल बना सकते हैं और उसका अरेंजमेंट किस टाइप का होता है ये जानना चाह रहा था सर मैं, अगर बन सकता कितना है तो। कितना बड़ा एरिया चाहिए होता है? अब जैसे हमारे नहीं, हमारे फैक्ट्री का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मशीन जो रूम, बीच का एरिया है अपना। मशीन रूम अगर है तो मशीन रूम के हाँ। लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए। अब आप मैनेज करके ना चलो, जो आपका आउटपुट है और जो इनपुट है उसको आप मिक्स करके एक ही एरिया में रखो, ये तो ऑर्गेनाइजिंग की बात है ना। आप आउटपुट इनपुट के एरियाज को डिफाइन करो, आपका वर्क इन प्रोग्रेस है उसको सेपरेट करके रखो और सेपरेशन के हिसाब से उसको मेंटेन करो। आपको कोई आधे किलोमीटर के हॉल में काम चलेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन नहीं। कंसर्न सेपरेशन, जहां तक कंसर्न सेपरेशन वॉल का है, तो आप उस एरिया में तो सेपरेशन वॉल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो फायर हजार्ड एरिया है वहां पर तो आप कर ही सकते हैं। जहां पर मटेरियल पड़ा हुआ हो, जहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जहां पर केमिकल स्टोरेज हो, उसके लिए हम नहीं कहते। आपका कोई प्रोसेस ऐसा है जहां पर केमिकल यूज हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है, आप ऐसे एरिया को तो सेपरेशन वॉल से अलग कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और करना चाहिए। क्योंकि ये आग कभी बताकर नहीं लगती, आग एक अचानक लगने वाली घटना है, और इसके लिए तो सेपरेशन वॉल, इसके लिए प्रॉपर सारे अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है या और कुछ? नहीं सर, क्लियर है। सेपरेशन वॉल का मतलब ये नहीं है कि आपका अगर बड़ा सा हॉल है तो आप 10 जगह उसमें दीवारें लगा दो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फायर जोन एरिया है, फायर जोन समझ गए, जो जोन जैसे हमने कि डिफाइन, मशीन मशीन वाला एरिया है उसको कवर करके रखना है, ये कहना चाह रहे हैं सर। इलेक्ट्रिकल पैनल है, मशीन रूम है, केमिकल स्टोरेज है, या वहां पर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जहाँ पर फायर डेंजर है, तो ऐसे एरियाज को हीट आप जनरेट। हॉल से अलग कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर नहीं हो ठीक रहा है, है कोई और वहाँ पर अब मशीन रूम बनाए जाते हैं, उसके मशीन रूम बनाए इसीलिए जाते हैं। अब उसमें मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर एल्युमिनियम का पार्टीशन है तो उसमें तो घंटा भर भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी कि वो फायर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले। तो ये सब साइंटिफिकली फायर कंसर्स होने पर ये करना चाहिए, और इसके लिए मतलब ऑडिटी को उसी तरह अरेंज करना चाहिए और ऑडिटर को उसी तरह व्यू करना चाहिए कि प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं। ये आपका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगा वहां पर जाकर कि ये फायर जोन है। एक बिल्डिंग में फायर जोन हो सकता है ना, जिस तरह से जी। एक एरिया में फायर जोन के हिसाब से हमने बिल्डिंग को क्लासिफाई किया, उसी तरह से एक बिल्डिंग में भी फायर जोन हो सकता है ना, फायर जोन 1, फायर जोन 2। बिल्कुल सर। तो उस तरह से उसको आप उसको सेपरेट करेंगे। तो ये एग्जिट की श्रेणी में था, लिफ्ट, एस्केलेटर, घूमने वाले रास्ते और घूमने वाले दरवाजे, ये आप लोगों ने देखे होंगे। एस्केलेटर भी आपने देखा मेट्रो और उसमें होता है, या लिफ्ट होता है, या घूमने वाले रास्ते होते हैं। मतलब घूमने वाले का मतलब जैसे मेट्रो स्टेशन पे लगे होते हैं वो एक राउंड, मतलब आप जाओ टोकन दिखाओ उसके बाद वो गोल घूम जाएगा। या घूमने वाले दरवाजे इस प्रकार के, इनको एग्जिट नहीं माना जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आप जितनी जल्दी भागना चाहोगे उससे भाग नहीं सकते, और ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाता है। लिफ्ट और एस्केलेटर को इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि लिफ्ट और एस्केलेटर आपातकालीन स्थिति में बंद किए कर दिए जाते हैं, उनका पावर
ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। सेकंड ये है कि अगर आग लग गई और उसके इक्विपमेंट जल गए तो आप बीच में फंसे रह जाएंगे, अगर पावर है भी तो। इसलिए जहां भी लिफ्ट लगा हुआ होता है उसमें इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले होता है कि अग्नि की दशा में कृपया लिफ्ट का प्रयोग न करें, ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा। या अग्नि की दशा में एस्केलेटर से तो भले ही आदमी, क्योंकि स्टेयर नुमा बना होता है तो उससे भाग सकते हैं, लेकिन लिफ्ट खास तौर से अग्नि काल में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर इसका ये इसका मतलब यही तो हो गया, जैसे कि मतलब फायर लग गई तो इलेक्ट्रिसिटी तो पहले काट दी जाएगी, तो लिफ्ट तो वैसे भी नहीं चलेगी। नहीं, मान लो नहीं कटा, पावर नहीं कटा, हाँ, ये भी हो। इतना सारे सैनिक हो गए हम्म। और लाइट कटी नहीं, तो और फायर एक्सपेंशन हो गया। फायर एक्सपेंशन होने पे क्या हुआ कि वो उसमें आदमी फंस गया, उसके बार बार जल गए और फिर आदमी उसके केबिन में फंस गया, या फिर उस समय वो डेंजरस है, उससे आप भाग नहीं सकते। दूसरी बात है ये है कि लिफ्ट के स्पीड में ही तो आप भाग पाएंगे ना। लिफ्ट सपोज करिए 10th फ्लोर पर आप हैं और उस पर आग लग गई। अब लिफ्ट से नीचे आना है तो आपको लिफ्ट आएगी आपके प्लेटफॉर्म पे, आप उसको खोलेंगे, उसके अंदर जाएंगे, क्लोज होगा डोर, फिर नीचे आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। मतलब इसमें टाइम कंजप्शन भी ज्यादा है, तो कई एंगल से लिफ्ट सेफ एग्जिट नहीं है और इसको एग्जिट नहीं माना। इसके जी अलावा सर। इसके अलावा जो रोलर शटर्स हैं, या इसमें रोलर शटर रह गया, मेरे मेरे को लिखना थे, रोलर शटर भी नहीं माना जाएगा। रोलर शटर का मतलब समझ गए, जो शटर्स होते हैं वो भी एग्जिट नहीं माना जाएगा। अगर किसी कंपनी में ऐसा लगा हुआ है और वहां पर एग्जिट लिखा हुआ है, वो प्योरली नॉन कंप्लायंस है, रोलर शटर नहीं माना जाएगा। दरवाजे अगर अंदर की तरफ खुल रहे हैं उसको एग्जिट नहीं माना जाएगा प्रॉपर। एग्जिट का हमेशा निकास जो है निकास की दिशा में होना चाहिए। एग्जिट का जो डोर ओपन होगा वो निकास की दिशा में होगा, तो निकास की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, तो बाहर की तरफ दरवाजे खुलने चाहिए। और एज ए ऑडिटी आपको उसी तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए, और एज ए ऑडिटर आपको उसी तरह से रिव्यू करना चाहिए कि दरवाजे किस तरफ खुल रहे हैं। इवन के आपके वॉशरूम के दरवाजे भी बाहर खुलने चाहिए। फैक्ट्री के अंदर कोई भी दरवाजा है वो बाहर की तरफ ही खुलने चाहिए। और मेरी चले तो मैं तो पूरे इंडिया में घरों में भी लोगों को बोलूं कि भाई बाहर खुलने वाले दरवाजे लगाओ। उसका रीजन पिछले डिस्कशन में भी हमने किया था कि जैसे ही आग लगती है तो पहले आप उसका कुंडी खोलोगे, फिर दरवाजे के साथ थोड़ा पीछे आओगे और फिर उसके बाद बाहर निकलोगे। तो ये थोड़ा जी डिफिकल्ट है, रेदर देन बाहर अगर खुल रहा है तो आपने एक धक्का मारा और बाहर खुलकर बाहर चले गए ओपन एयर में, तो इससे सेफ्टी हो जाती है। तो इसलिए ये सिस्टम होना चाहिए, और हमारे इंडिया में ये दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं घरों में भी। फॉरेन के कंट्रीज में जो है दरवाजे सारे के सारे बाहर खुलते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कोई भी आपातकालीन स्थिति हो सकती है ना, तो उस दशा में जितना जल्दी हो आप कंफाइनेड स्पेस से बाहर आ जाए ओपन स्पेस में, तो इस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए। अब ये जो निकास के बारे में हमने पढ़ा, जो निकास के डेफिनेशन में है, वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। मतलब सारे निकास द्वार, आंतरिक सीढ़ी, निकास मार्ग, बाहरी द्वार, बाहरी सीढ़ी, हॉरिजॉन्टल एग्जिट हमेशा जो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई मेटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई फर्नीचर उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए कि वो कंप्लीटली क्लियर हो, ताकि किसी भी कंडीशन में किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर स्मूथ फ्लो हो सके, स्मूथ एग्जिट हो सके, आराम से आदमी बाहर निकल। ऐसे अरेंजमेंट्स वहां पर होने चाहिए। ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं या काम करते हैं, निकास के लिए पर्याप्त निकास के साधन होने चाहिए, ताकि ताकि आसानी से निकला जा सके। मतलब ये जो सारे साधन है, निकास द्वार, सीढ़ियाँ, हॉरिजॉन्टल एग्जिट, ये सारे के सारे अरेंजमेंट वहां पर होने चाहिए। अब निकास की संख्या होनी कितनी चाहिए? एक बिल्डिंग में, एक कमरे में निकास की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर एक रूम में कोई काम कर रहा है उसमें एटलीस्ट 2 एग्जिट माने जाएंगे। डोर्स भी, जो एंट्रेंस और एग्जिट के डोर है, जो एंट्रेंस के डोर है
वो भी अगर एग्जिट के नॉब्स के हिसाब से बना हुआ है, वो बाहर की तरफ खोल रहा है और उसकी चौड़ाई स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट कर रही है, तो वो भी एग्जिट माना जाएगा। स्पेशल एग्जिट डोर के अलावा जो आपने लगा रखा है उसके अलावा भी उसको भी एग्जिट माना जाएगा। तो अब किसी भी स्ट्रक्चर या रूम में या किसी भवन में कम से कम 2 एग्जिट तो होना चाहिए। इसके लिए लिमिटेशन ये है कि 0 से 48 आदमी अगर काम कर रहा है किसी रूम में, उसमें कम से कम 2 एग्जिट होने चाहिए। 49 से 500 अगर आदमी काम कर रहा है एक जगह पर, उसमें एटलीस्ट 3 एग्जिट्स होने चाहिए। 501 से और 1000 तक अगर बंदा काम कर रहा है तो उसमें 4 एग्जिट होने चाहिए। और 1001 से अधिक अगर आदमी काम कर रहा है तो उसमें 4 से अधिक एग्जिट का प्रोविजन होना चाहिए। तो एग्जिट के डेफिनेशन आप समझ गए। एग्जिट में क्या क्या चीजें आ रही है? निकास द्वार, सीढ़ियां अंदर की और बाहर की, हॉरिजॉन्टल एग्जिट या पैसेजवेज, बाहरी द्वार, ये सारे के सारे एग्जिट के परिभाषा में है और उनका प्रोविजन इसी रेशियो में फैक्ट्री के बिल्डिंग में या ओवरऑल एज पर बिल्डिंग, जहां पर लोग मौजूद हैं, कोई काम कर रहे हैं या कुछ और चीज चल रही है उस बिल्डिंग में, तो यहाँ पर इस रेशियो के हिसाब से उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। अब किसी भी इमारत में अल्ट्रेशन होता रहता है, तो अल्ट्रेशन इस रूप में ना हो कि जो चौड़ाई रखी गई है निकास की, उसमें किसी तरह की कमी आ जाए। मतलब आप अल्ट्रेशन बिल्डिंग में खूब कर लें, आप खूब बदलाव कर लें, लेकिन जो एग्जिट का नॉर्म्स है उसको आपको पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कि अभी एग्जिट जो है वो, एग्जिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट, हमने बताया था एग्रेस की चौड़ाई कितनी दो होगी? 3 दो फीट 4.75 का। बताओ कुंदन, अंकित, 3 फीट सर होनी चाहिए, 3 फीट। 3 फीट होनी 35 चाहिए सर। 3 फीट होना चाहिए। 35 इंच। हाँ ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन अगर आपने कर लिया तो 3 फीट से चौड़ाई उसको कम कर लो, कि अब तो जगह बची नहीं, अब तो थोड़ा कम कर लेते हैं, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो नॉन कंप्लायंस है। भवन के अप्राकृतिक वेंटिलेटेड क्षेत्र में अग्नि दरवाजा लगाया जाएगा जिसकी क्षमता कम से कम 2 घंटे होगी, खासतौर पर यह लिफ्ट, लॉबी या सीढ़ियों पर लगी होगी। अननेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन क्या हुआ कि दीवार में आपने ओपनिंग दे दी, और दीवार में ओपनिंग फैक्ट्री के हिसाब से कितना है भाई, बता चुका हूं मैं। कितने वेंटिलेटर्स होने चाहिए कितने एरिया में? 15 स्क्वायर फीट पे एक होना चाहिए सर। 15 एग्जैक्ट, स्क्वायर फीट पे 1 स्क्वायर फीट होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वहां पर बिल्डिंग जो है पूरी शीशे से बंद है और वहां पर प्राकृतिक वेंटिलेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो आप अप्राकृतिक वेंटिलेशन की व्यवस्था करेंगे। अप्राकृतिक वेंटिलेशन में क्या होता है, एग्जॉस्ट के लिए आप अरेंज करते हैं या इस तरह का कोई अरेंजमेंट करते हैं, तो इसमें फायर डोर लगा होना चाहिए। ऐसे जगहों पर स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए फायर डोर्स का। कई बार ये होता है ना कि बिल्डिंग जो है पूरी ऊपर से नीचे तक एसी है, तो एसी में अगर आप नेचुरल वेंटिलेशन देंगे तो एसी का इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए उसके शीशे से खिड़कियां भी बंद होती हैं, डोर्स भी बंद होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसमें स्पेशल आप फायर डोर का अरेंजमेंट करेंगे जिस फायर डोर की क्षमता 2 घंटे होगी, और ये लिफ्ट, लॉबी या सीढ़ियों पर लगी होगी। सीढ़ियों पर लगी होने का मतलब रूम से निकलते ही सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं, और सीढ़ियों पर डायरेक्ट नहीं लगी होगी, वहां पर जो प्लेटफॉर्म एक बना होगा उसके ऊपर जाकर खुलेगी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, इमीडिएट सीढ़ी पे नहीं खुलेगी। तो अगर ऐसा कहीं पर देखने में आ रहा है कि किसी दरवाजे के बाहर या फायर डोर के बाहर अगर सीधे स्टेयर्स शुरू हो जाती है, तो वो नॉन कंप्लायंस है और उसको ऑडिटर उसको उसके लिए एनसी रेज करेगा। इसके लिए आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर बनाना होगा, और लैंडिंग प्लेटफॉर्म की चौड़ाई लंबाई कितनी होगी?
ये भी बता चुका हूँ। सर 3x3 मिनिमम। हाँ 3x3 इसलिए होगी क्योंकि 3x3 आपका एग्रेस है, जो मीन्स ऑफ एग्रेस है जो आपने किया हुआ है, तो 3x3 का लैंडिंग भी आपको मैं प्रोवाइड। बात सही आ रही, मेरे पास ब्रेक कर रहा है आवाज सर का। क्या? आपकी आवाज रुक रुक क्या रही मेरे पास में। ऐसा क्यों हो रहा है आज? सब ठीक ठाक है मामला तो। मतलब ब्रेक हो रही है सही आ रही है। हाँ? आप लोगों की? मेरे अजय पास जी सही आ रही है सर। अच्छा। अजय जी आप घर में हैं या हेलो, कहीं और हैं? सबके पास ठीक आवाज आ रही है? कह रहा हूँ आप हाँ घर में हाँ, हैं कहीं आपकी भी और? अच्छी आ रही है। अच्छा। आपकी बढ़िया नहीं, आवाज मेरे आ रही पास है हमारे पास तो। डाटा चल भी रहा है फिर भी ब्रेक कर रहा है। अब लग रहा है रिकनेक्ट करने की तैयारी कर लेना, ठीक है? 3 मिनट में होने वाला करता है हूँ सर। सर। हाँ। अच्छा, निकास द्वार ऐसे स्थान पर नहीं खुलने चाहिए जिससे दूसरे तलों से आने वाले लोगों को बाधा पहुंचे। मतलब निकास द्वार जो है वो या फायर डोर ऐसी जगह पे ना खुले, पता चला आपने दरवाजा खोल दिया और बाकी ऊपर आने वाले लोग जो है उस दरवाजे की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई निकास द्वार ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट शुड ओपन ओवर द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। निकास द्वार खुलने की दिशा निकास की दिशा में होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्वार लगा हुआ है, जो डोर लगा हुआ है, वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए, निकास की दिशा में खुलनी चाहिए, आउटर ओपनेबल होना चाहिए। ये मेजर नॉन कंप्लायंस, अगर इंटरनल अंदर खुल रहा है तो मेजर मेजर नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और आपका फेल हो जाएगा। ऊपर के तलों से आने वाली कम से कम आधी सीढ़ियां नीचे की ओर अथवा पैसेज में आनी चाहिए, अर्थात 2 सीढ़ियों में से कम एक सीधे नीचे आनी चाहिए। अगर कोई सीढ़ी ऊपर से नीचे तक आ रही है तो कुछ सीढ़ियां ऐसी भी होनी चाहिए कि सीधे ऊपर से आए। ये अरेंजमेंट एग्जिट के लिए करना चाहिए। सभी निकास पैसेज के सीलिंग की ऊंचाई कम से कम 2.4 मीटर एवं निकास द्वार की ऊंचाई कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। 2 मीटर का मतलब 3.25 × 2 यानी 6.5, 6.5 फीट। तो ये निकास द्वार का सीलिंग है। ये पैसेज वे है, ये जो एरिया है ये पैसेज वे है, यहाँ से स्टेयर्स शुरू होता है और ये आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर ये सीलिंग है, सीलिंग तो रहेगा ना, बिल्डिंग के अंदर की सीढ़ी है तो उसके ऊपर छत होगी, तो इसकी ऊंचाई कम से कम 2.5 मीटर, 2.4 मीटर। और जो एग्जिट पॉइंट है, जो निकास का द्वार है, वो कम से कम 200 mm होनी चाहिए। 2 मीटर, 200 mm के करीब। यहाँ पर में लिखा हुआ है ये 2100 mm यहाँ पर होना चाहिए जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 2200 mm। ये जो जमीन के साथ जो बना हुआ है उसमें 2400 mm। मतलब इस तरह से फ्लोर और जो आपका सीलिंग है, जो उसके ऊपर जो छत है डली हुई, उसमें उसका ये डिफरेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 200 mm की का एग्जिट द्वार होना चाहिए। ठीक है। भवन के तलों से आने वाले मीन्स ऑफ एग्रेस की चौड़ाई ऊपर से नीचे तक समान होगी जब तक ये निकास डिस्चार्ज पर न पहुंच जाए। निकास डिस्चार्ज का मतलब ये यहाँ से भागकर लोग आए बेसमेंट से और यहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो डिस्चार्ज कहाँ पे हो रहा है? इस एरिया में हो रहा है। लोग आकर यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, मतलब अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो